नमस्कार दोस्तों, परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस जीव की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस जीव की आकृति जो होती है वो पैर के चप्पल के समान होती है, चप्पल के समान होती है। तो आप लोग याद रखेंगे पैरामीशियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। पैरामीशियम जीव की आकृति दोस्तों बिल्कुल चप्पल के समान होती है। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे पैरामीशियम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बतानी है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी गोदावरी नदी को। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है। दोस्तों, बतानी है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है। तो आप लोग याद रखेंगे नागालैंड। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। दोस्तों, नागालैंड के राज्य की राज्य भाषा क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे अंग्रेजी है। ऑप्शन डी नागालैंड। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदियों में प्रसिद्ध है। दोस्तों, बतानी है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी कोसी नदी। जी हाँ दोस्तों, कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे कोसी नदी। आप सभी को दोस्तों बता दें कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदियों में यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी कोसी नदी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बतानिए दोस्तों कि इनमें से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखेंगे पेरियार नेशनल पार्क। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पेरियार नेशनल पार्क। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यह दोस्तों नेशनल पार्क केरल राज्य में है। किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य में है। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखेंगे जंगली हाथियों के लिए, पेरियार नेशनल पार्क। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। दोस्तों, बतानी है कि बरगद के पेड़ के नीचे आप लोग देखे होंगे कि बरगद के पेड़ के नीचे दोस्तों मोटी जड़ें लटकती हैं। तो बतानी है कि उस मोटी जड़ें को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे उसे प्रोप जड़ें कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, बरगद के पेड़ के नीचे जो मोटी जड़ें लटकती हैं उस जड़ को प्रोप जड़ें कहा जाता है। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे प्रोप जड़ें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बतानिए दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। अब बताने दोस्तों कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे लाइसोसोम को। ऑप्शन है हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे लाइसोसोम को कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है। दोस्तों, बतानी है कि जो हमारे रक्त में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन वो क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो हमारे रक्त में मौजूद होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी प्रोटीन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा पदार्थ हमारे शरीर में क्या करता है? फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमारे शरीर में दोस्तों, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि वर्ल्ड में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि दोस्तों ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी देहरादून में। जी हाँ दोस्तों, ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? दोस्तों बतानी है कि मटर जो सब्जी होता है उसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे पाइसम सैटिवम। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे पाइसम सैटिवम। चलिए दोस्तों, बाकी तीनों विकल्प का आप लोगों को बता देते हैं कि क्या होता है। मैंगीफेरा इंडिकस से आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, मैंगीफेरा इंडिकस ये दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो आप लोग याद रखेंगे आम का, मैंगीफेरा इंडिकस। उसके बाद पाइसम सैटिवम जो अभी हमने पढ़ा, ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद है दोस्तों ओरिजा सैटिवा, ओरिजा सैटिवा ये धान का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे धान का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद है ट्रिटिकम एस्टिवम। दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम ये आप लोग याद रखेंगे, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों पाइसम सैटिवम। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी दोस्तों बाकी ऑप्शन का भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली दोस्तों प्रश्न इस वीडियो में होने वाले हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों का अध्ययन किससे संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि मछलियों का अध्ययन किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, मछलियों का अध्ययन किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे इक्थियोलॉजी से संबंधित है। इक्थियोलॉजी को मछलियों का अध्ययन कहा जाता है, इससे संबंधित है। बाकी दोस्तों ऑप्शन को आप लोगों को बता देते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में दोस्तों आप लोग याद रखेंगे मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद है डी में सौरोलॉजी। तो दोस्तों सौरोलॉजी में आप लोग याद रखेंगे, सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे मछलियों का अध्ययन दोस्तों इक्थियोलॉजी में किया जाता है, मछलियों का अध्ययन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी विकल्प भी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? दोस्तों बतानी है कि भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री रेलवे मिनिस्टर कौन थी महिला? तो आप लोग याद रखेंगे ममता बनर्जी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे ममता बनर्जी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
बतानिए दोस्तों कि रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेल कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 1977 ईस्वी में। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेल यात्री बीमा योजना किस वर्ष लागू किया गया था। अब दोस्तों बतानी है कि रेल यात्री बीमा योजना किस वर्ष लागू हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेल कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1977 ईस्वी में और रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1994 ईस्वी में। दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन यानी कि मंडल हैं। बतानिए दोस्तों कि भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन यानी कि मंडल हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 69। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कुल 69 डिवीजन हैं यानी कि 69 मंडल हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक रंग का समूह है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक रंगों का एक समूह है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी लाल हरा नीला। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। लाल हरा और नीला दोस्तों ये प्राथमिक रंगों के अंतर्गत आता है, जिसे RGB भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। ये दोस्तों प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी लाल हरा व नीला। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लार में यानी कि दोस्तों सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि मनुष्य के लार में सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे टाइलिन। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों मनुष्य के लार में सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों बतानी है कि रक्त का पीएच मान यानी कि दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे 7.4 यानी कि दोस्तों 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखेंगे 7.4। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति त्योहार को उत्तरायण के नाम से किस राज्य में जाना जाता है। बतानिए दोस्तों कि जो मकर संक्रांति का त्योहार होता है, इस त्योहार को उत्तरायण के नाम से किस राज्य में जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। गुजरात में दोस्तों मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी गुजरात। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा शहर का नाम बताना है जनसंख्या के हिसाब से। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है टोक्यो। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है टोक्यो, जो दोस्तों जापान की राजधानी है। आप लोग याद रखेंगे जापान की राजधानी टोक्यो दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों बतानी है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे जेम्स चैडविक। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। दोस्तों बतानी है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया किसे कहा जाता है, कौन होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्रेसिडेंट दोस्तों भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया होते हैं। बात करें प्रधानमंत्री की, तो दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होते हैं। आप लोग याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए राष्ट्रपति। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है।
दोस्तों बतानी है कि शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, शहद में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। शहद में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। और दोस्तों यही शर्करा फलों में भी पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फलों में फ्रक्टोज और शहद में भी फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे फ्रक्टोज। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है। दोस्तों बतानी है कि रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय का नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे म्यांमार। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। रोहिंग्या दोस्तों म्यांमार का एक जातीय समुदाय है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे म्यांमार। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घाव भरने में कौन सी विटामिन सहायक है। दोस्तों बतानी है कि घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है, कौन सी विटामिन सहायता करती है। तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन सी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। घाव को भरने में दोस्तों विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी घाव को भरने के लिए विटामिन सी बहुत ही सहायक होती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे विटामिन सी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। और साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।